हेलो एवरीवन, 10 मिनट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। बायोलॉजी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं साइंस में, और साइंस में खुद 30 क्वेश्चन तक आ जाते हैं। तो बायोलॉजी के एक एक चैप्टर को हम 10 मिनट में समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपने ये चैप्टर्स पहले से पढ़ लिया है तो आपके रिवीजन में ये 10 मिनट सीरीज़ काम आएगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेल के बारे में। सेल है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सभी को पता है कि स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट है सबसे छोटा यूनिट। सेल का मतलब होता है एक छोटा सा रूम, स्मॉल रूम। तो ये बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है, ये बात आप जानते हैं। अब हम देखेंगे कि इसमें बहुत सारा साइटोप्लाज्म आप कह सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड कह सकते हैं, प्रोटीन, इस तरह के बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं सेल के अंदर। तो इसीलिए हम इसे सेल ऑर्गेनेली कहते हैं। एक इंसान में आमतौर पर 40 ट्रिलियन तक सेल होते हैं। 40 ट्रिलियन यानी कि 10 टू द पावर 13, 4 इंटू 10 टू द पावर 13 सेल होते हैं। एक सेल का साइज 1 से लेके 100 माइक्रोमीटर तक होता है। ये सारे अंदाजे भी आपको पता होने चाहिए, यहाँ से भी सवाल बन सकते हैं। 1 to 100 माइक्रोमीटर तक इसका साइज होता है। सेल की डिस्कवरी किसने की थी? 1665 में माइक्रोग्राफिया एक किताब लिखी गई। रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया। सेल की थ्योरी किसने लिखी? तो 1839 में इनका नाम है स्लेलीडेन और स्क्वैन, इन्होंने लिखा था, है ना। तो ये लिडेन आपको याद रखना है, लिडेन इनका नाम है, और स्वान इन्होंने ये थ्योरी दी थी। सेल हमारी दुनिया में इमर्ज सबसे पहले आज से 3.5 बिलियन साल पहले ही किया होगा, है ना। तो सेल इमर्ज 3.5 बिलियन ईयर्स अगो। अब बात आती है कि जब सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्रॉपर तरीके से न्यूक्लियस बना हुआ है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, अगर है तो हम उसे यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। लेकिन अगर ये नहीं है तो हम इसे प्रिमिटिव सेल कहते हैं या प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है कि न्यूक्लियस प्रॉपर तरीके से या ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, ये इरेगुलर न्यूक्लियोइड इसमें होता है। सेल वॉल इज प्रेजेंट, है ना, सेल वॉल इज प्रेजेंट। तो राइबोसोम्स ये कहाँ पे है? तो राइबोसोम जो है ये साइटोप्लाज्म में ही कहीं मिक्स रहता है, सब कुछ इसमें मिक्स है। ये कैसे कहाँ पे पाया जाएगा? ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया या फिर एर्किया में इसको पाया जाएगा। आगे हम देखेंगे यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल का मतलब है कि सारे सेल ऑर्गेनेली प्रॉपर तरीके से अलग हैं और ये अपना अपना काम कर रहे हैं। न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनेली अलग हैं, जैसे कि प्रोटोजोआ, एल्गी, मोल्ड, फंगी, ये सब जितने भी लोग हैं, जैसे ह्यूमन भी हैं या फिर ऑर्गन्स, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, ये सब यूकैरियोटिक सेल हैं। इनमें यूकैरियोटिक सेल होता है। प्रोकैरियोटिक सेल छोटा होता है, यूकैरियोटिक सेल बड़ा होता है, करीबन 15 गुना तक ये बड़ा होता है। अब आप देखें, सबसे पहला हम पढ़ रहे हैं सेल वॉल। सेल वॉल ये कहाँ पे होता है? तो सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि आउटसाइड सेल मेम्ब्रेन, यानी कि सेल का जो सबसे बाहर का पार्ट होता है इसे हम सेल वॉल कह रहे हैं। प्लांट में ये सेल्यूलोज और पेक्टिन का बना होता है, और फंगाई में ये चिटिन का बना होता है, राइट। नेक्स्ट हम देख रहे हैं इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। इसमें लिपिड होता है बाइलेयर का, और ये सेमी परमिएबल होता है, यानी कि कुछ लोगों को अंदर आने दे रहा है, बाकी को अंदर नहीं आने दे रहा है। नेक्स्ट जो हमारा सेल का पार्ट है ये है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का काम क्या है? ये न्यूट्रिशन को पूरे सेल में फैलाता है, जो भी चीज़ बन रहा है उसको ये पूरे सेल में इसका आदान प्रदान करेगा, यानी कि ट्रांसपोर्ट करेगा। अब जो इसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है इसके लेयर के ऊपर राइबोसोम्स होता है। जब राइबोसोम्स लेयर के ऊपर पाया जाता है, राइबोसोम्स का काम क्या है? प्रोटीन बनाना। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का काम क्या है? प्रोटीन का सिंथेसिस करना, यानी कि उसको ब्रेक डाउन करना। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है यहाँ पे कोई भी राइबोसोम नहीं होता है, और इस कारण से ये देखने में स्मूथ लगता है। तो यहाँ होता क्या है? इसमें लिपिड है और फॉस्फोलिपिड है, लिपिड है। अब इसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो है इसमें माइकोसाइट्स होता है, साथ ही साथ कैल्शियम आयंस भी होते हैं इसमें।
और ये मसल्स के लिए काम आता है। मसल्स को, जैसे मसल्स में स्टेरॉइड्स या फिर लिपिड या मसल्स को फॉस्फोलिपिड देना है तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वहाँ पे होता है। राइबोसोम्स, तो राइबोसोम्स का काम है, ये साइटोप्लाज्म में होता है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है कि राइबोसोम को ये बाउंड कर ले, उसको पकड़ के रखे। राइबोसोम का काम है प्रोटीन बनाना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसका सिंथेसिस करता है। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बारे में सभी को पता है कि ये पावर हाउस ऑफ द सेल है, क्योंकि ये एनर्जी को एटीपी में ट्रांसफॉर्म करता है, एनर्जी को एटीपी में। एटीपी में ही बॉडी एनर्जी का इस्तेमाल कर सकती है। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, तो एनर्जी को एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में ट्रांसफॉर्म करता है। इस साइकिल को हम कर्ब साइकिल कहते हैं या सिट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं, जब ये एटीपी में कन्वर्ट होता है एनर्जी, राइट, तो इसे हम कर्ब साइकिल कह रहे हैं। फिर आता है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी को कैमिलो गोल्जी 1897 में इन्होंने गोल्जी बॉडी को डिस्कवर किया। मैन्युफैक्चरिंग, वेयर हाउसिंग, शिपिंग, यानी कि एक तरह से जो प्रोटीन है, लिपिड है, उसको बनाना, उसको स्टोर करना, उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, ये किसका काम है, गोल्जी बॉडी का काम है। गोल्जी बॉडी का जो फंक्शनल यूनिट है इसका नाम है सिस्टेरिन, सिस्टेरिन इसका नाम है। फिर आया लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स का काम है कि जो भी एक्सक्रीटा है सेल का, यानी कि अब वो काम के उपयोग में नहीं आएगा, जो भी ब्रेक डाउन हो गया है, जो भी खराब कचरा है, तो ये सब आके कहाँ जम जाता है, ये सुसाइडल बैग लाइजोसोम्स कहलाता है, लाइजोसोम्स में आके जम जाता है। चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, न्यूक्लिक एसिड हो या प्रोटीन हो, ये सब आके लाइजोसोम में जम जाएगा। और ये सब बाहर कैसे निकलेगा, एक छेद से बाहर निकलेगा जिसका नाम है वैक्यूल। तो वैक्यूल से ये सब कुछ वेस्ट जो है वो बाहर फेंका जाता है, सेल के बाहर निकल जाता है। प्लांट का वैक्यूल ज़्यादा बड़ा होता है, एनिमल का वैक्यूल छोटा होता है, तो प्लांट का वैक्यूल साइज में बड़ा होगा। अब आता है सेंट्रोसोम्स। सेंट्रोसोम जो है ये साइटोस्केलेटन का, यानी कि अगर हम सेल को शेप दे रहे हैं तो इसका बीचों बीच में सेंट्रोसोम होगा, है ना। बहुत सारे फंगी में सेंट्रोसोम प्रेजेंट नहीं होता है, तो बेसिकली ये पूरे सेल को शेप दे देता है। लास्ट टॉपिक है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बारे में रॉबर्ट ब्राउन ने कहा था 1831 में। आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, लेकिन वाउचेरिया या फिर कैल्डोफोरा, इनमें न्यूक्लियस होता है, इनके आरबीसी में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस कहाँ कहाँ होगा, तो न्यूक्लियस आप देखिएगा कि यहाँ पे सेल में न्यूक्लियस है, ठीक है। आरबीसी में जनरल न्यूक्लियस नहीं होता है। न्यूक्लियस पूरे सेल को कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है, यानी कि ये पूरे सेल का ब्रेन है। ये क्यों है, क्योंकि इसके पास डीएनए है। डीएनए रेप्लिकेट करता है, आरएनए सिंथेसाइज करता है। तो डीएनए कहाँ कहाँ होता है, डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और न्यूक्लियस में होता है। और प्लांट में डीएनए क्लोरोप्लास्ट में भी होता है प्रेजेंट, प्लांट में क्लोरोप्लास्ट में भी डीएनए प्रेजेंट रहता है। कुछ और चीज़ें आप देख लीजिए, जैसे कि कौन सा ये ऑर्गेनेली है जिसमें डीएनए है, माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, क्लोरोप्लास्ट है। प्रियॉन्स क्या होते हैं, प्रायॉन्स, ये भी पूछा हुआ सवाल है। तो ये प्रोटीनियस इन्फेक्शियस पार्टिकल्स होते हैं प्रायॉन्स, सबसे छोटे प्रोटीन के ये पार्ट्स होते हैं। माइकोप्लाज्म जो है ये जीनस ऑफ बैक्टीरिया होता है, इसमें कोई भी सेल वॉल नहीं होता है। वेरॉइड, ये स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस पैथोजेंस को हम वेरॉइड कहते हैं। और इसमें सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है, यानी कि एक ही स्ट्रैंड आरएनए है वेरॉइड में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये प्रोटीन और लिपिड का बना है। प्रोटीन सिंथेसिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम्स में होता है। और सेल डेथ जैसा वर्ड मिलेगा तो यहाँ पे आप एपोप्टोसिस को याद रखिएगा, एपोप्टोसिस यानी कि सेल डेथ, हम इससे रिलेट कर सकते हैं। तो ये हमने 10 मिनट के अंदर अंदर जो बेसिक बातें हैं सेल के बारे में वो जानी, ताकि सेल का अगर बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आपका मिस ना हो। इसके बावजूद आप एनसीईआरटी को ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि जब भी आप 10 मिनट का सीरीज़ देख रहे हैं तो आपको ओवरऑल बात समझ में आ जाएगी। जब आप एनसीईआरटी को अब पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। थैंक यू।